हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के? कैसा कट रहा टाइम? तो आज हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम से हट के स्ट्रेटजी के बारे में। एग्जाम ईपीएफओ की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो एग्जाम आगे खिसक गया है, अब इसकी डेट जो है वो प्रीलिम्स के बाद ही आएगी। यूपीएससी कोई पेपर करा ले अपना, उसके बाद ही वो डेट देगा। और ये लॉजिकल भी है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि वो पहले से ही डेट दे देता है और अभी तक जो भी डेट्स हैं 4 अक्टूबर उसने प्रीलिम्स की दी है डेट, और तब तक वो नहीं ले पाता है तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर से उसे सारे पेपर खिसकाने पड़ेंगे। इसलिए वो एक बार पेपर करा लेगा, उसके बाद ही वो डेट देगा। और वो सही भी है, ठीक है, जब चीजें पटरी पे आने लग जाए। वैसे अभी सब चीजें पटरी पे ही हैं। एसएससी ने सीपीओ का भी नोटिफिकेशन निकाला है, सीएचएसएल की भी डेट्स हैं और इसकी भी डेट्स हैं, सीपीओ की भी। उसके बाद में मेंस के लिए भी वो कर रहा है, ठीक है। इसके जो पर्सनालिटी टेस्ट है वो भी यूपीएससी चालू कर रही है सिविल सर्विसेज के। तो सब कुछ पटरी पे आ रहा है, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। लेकिन फिर भी वो चाहेगी कि जो उसका सबसे बड़ा पेपर है प्रीलिम्स, वो पहले करा ले, उसके बाद ही वो डेट्स दे, ठीक है। तो अब जो है बढ़ जाएगा बच्चा बच्चा मतलब जो एस्पिरेंट्स हैं वो सारे अपनी अपनी राह अब आपको चुननी पड़ेगी। अभी तक ये था कि एसएससी भी किसी ने भर रखा था, ठीक है, यूपीएससी भी भर रखा था, ईपीएफओ भी भर रखा था, रेलवे भी भर रखा था। सब एक खिचड़ी चल रही थी और एक खिचड़ी में आप तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब जो पेपर जिस तरीके से चलेंगे, तब बच्चे को चुनना पड़ेगा कि वो किस साइड जाना चाहता है। और यूपीएससी वाले यूपीएससी की साइड जाएंगे, एसएससी वाले एसएससी की साइड जाएंगे। अब जो है चुनना पड़ेगा, जिस जो जो भी फॉर्म आपने भर रखे हैं उस हिसाब से आपको चुनते हुए स्टडी करनी पड़ेगी और कौन सा पढ़ना चाहिए। तो सिंपल सी एक बात होती है कि जो पेपर पहले सामने है उसी की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो जो पेपर आपके बिल्कुल सामने हो अभी, जिसकी डेट आपके सामने हो और जो होने वाला हो मोस्ट लाइकली, उसी की आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। अब उसमें ये बात आती है कि ईपीएफओ का जो हमने अभी तक पढ़ा है उसका फिर हम किस तरह से मैनेज करेंगे। तो देखिए, ऐसा होता है कि सब्जेक्ट सारे हैं ईपीएफओ में, ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। लगभग सारे सब्जेक्ट्स हैं वहां पे। तो मैंने पहले भी कहा है कि अभी तक हम जो है स्पेशल को ज्यादा पढ़ रहे थे, क्योंकि हम जैसा 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 पढ़ते रहते और हमारा एग्जाम 4 अक्टूबर को हो जाता, मान लीजिए सीधे सीधे चलते चलते, तो हम जो पोर्शन है हमारा मैथ्स, इंग्लिश, जनरल साइंस, ठीक है, रीजनिंग, इसको हम कम वेटेज देने वाले थे, कम टाइम देने वाले थे, ठीक है। अब जब आपके पास टाइम है, ठीक है, और जब तक आपको पता नहीं है कि पेपर कब होने वाला है, तो जब तक इसकी डेट नहीं आती है, ठीक है, अक्टूबर तक आएगी, 4 या 5 अक्टूबर तक। तो जब तक ये डेट आती है, ठीक है, तब तक आप जो है स्पेशल को फिलहाल आगे मत बढ़ाइए, ठीक है। क्योंकि स्पेशल अगर सिर्फ आपके इसी पेपर में आ रहा है, ठीक है, सिर्फ ईपीएफओ के लिए ही आप पढ़ रहे थे, तो फिलहाल उसको बंद कर दीजिए, ठीक है। फिलहाल आप वो पढ़िए जो आपके और भी जो एग्जाम्स हैं, ठीक है जी, जैसे सीएपीएफ ऐसी किसी ने पढ़ रखा है, किसी ने एसएससी का सीजीएल भरा हुआ है, किसी ने रेलवे भरा हुआ है, किसी ने सीएचएसएल, कोई भी पेपर हैं अलग अलग, ठीक है, जो भरे हुए हैं। तो उनमें जो टॉपिक आ रहे हैं और ईपीएफओ में भी आ रहे हैं, उनको सामने मान के, ठीक है, सामने मानने का भी बहुत फर्क होता है कि आप सामने मान के किसको पढ़ रहे हैं। आप सामने मान के अगर ईपीएफओ को पढ़ेंगे तो आप उसके हिसाब से पढ़ेंगे। आप सामने मान के अगर सीजीएल को पढ़ेंगे तो उस हिसाब से पढ़ेंगे, रेलवे को पढ़ेंगे तो उस हिसाब से पढ़ेंगे, प्रीलिम्स को पढ़ेंगे तो उस हिसाब से पढ़ेंगे। जिस भी पेपर को आप सामने मान के पढ़ेंगे उसके हिसाब से आप पढ़ेंगे, तो उसको ही सामने मान के पढ़िए, ईपीएफओ को मत सामने मान के पढ़िए। अभी जो भी दूसरा पेपर है जो आपके बिल्कुल सामने है, मोस्ट लाइकली है, उसके हिसाब से पढ़िए। और उसको इतना पढ़िए कि आपके ईपीएफओ के भी वो टॉपिक क्लियर होते जाएं। मीन्स ईपीएफओ के लिए भी आपको उन्हें दोबारा ना पढ़ना पड़े। जैसे मैथ्स है वो एक ही बार पढ़ी जाती है। जैसे किसी बच्चे ने मुझसे बोलता कि आप ईपीएफओ के लिए कराओ, तो मैंने कहा ईपीएफओ के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। मैथ्स तो फिर वही होगी जो सीजीएल मेंस में आती है, जो बैंक में आती है, जो रेलवे में आती है, जो सब जगह आती है, ठीक है, वही ईपीएफओ में आती है, कुछ नया नहीं है उसके लिए। उसी तरह इंग्लिश है, उसी तरह जनरल साइंस है। तो ये वो चीजें हैं जो सब जगह आते हैं, ऐसा नहीं है कि ये स्पेशली ईपीएफओ के लिए डिजाइन है, ठीक है। तो जब इनको आप दूसरे पेपर्स के लिए बहुत अच्छे से पढ़ोगे, बहुत डीप से पढ़ोगे, तो उसमें ईपीएफओ में की भी आपकी तैयारी होती जाएगी। और 50 से ज्यादा क्वेश्चन, लगभग 50-51 क्वेश्चन इन पोर्शन से हमारे ईपीएफओ में भी हैं। तो अगर इन 4 महीने का हम ऐसे फायदा उठाते हैं, ये जो टाइम हमको मिला है इसका यूटिलाइज हम इस तरीके से करते हैं कि और जो पेपर हमारे सामने है वो भी निकलता है, प्लस हमारी तैयारी इस लेवल की होती है कि जो ईपीएफओ में
हमारे ये जो 50-51 नंबर है, 50-51 ये पूरे आएंगे, ठीक है। इसमें से हम एक भी नंबर कटने नहीं देंगे। जब इस तरह की डीप तैयारी हम करते हैं तो हमको जो 90-91 नंबर लाने हैं, ठीक है, वो नंबर हमारे काफी पास आ जाते हैं। फिर स्पेशल से आपको नंबर निकालने के लिए बहुत ही कम पोर्शन बचता है, ठीक है। फिर आपको जो अगले 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन है, वहां से सिर्फ आपको 40-45 नंबर चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज आपको देगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम ईपीएफओ को छोड़ रहे हैं, हम उसके वो पोर्शन पढ़ रहे हैं जो उसमें भी वेटेज रखते हैं, साथ में दूसरे एग्जाम्स में भी उनका वेटेज काफी ज्यादा है। इसीलिए मैंने अभी जो सीरीज चलाई है मैथ्स की जेम्स बॉन्ड सीरीज, वो सारे एग्जाम्स को कवर कर रही है। अगर आप उसको देखोगे, आप उसको देख रहे हो, ठीक है, और पढ़ रहे हो उसमें, तो वो सबको कवर करेगी। साथ में जो मेरी पैटर्न टेक्निक्स है वो भी उसमें आएगी। जो और मैं लेके अब आऊंगा वो इंग्लिश की और जनरल साइंस की सीरीज होगी, क्योंकि यही पेपर है, जैसा मैं आपने बदलाव चाहता हूँ वैसे ही बदलाव मैं मेरे साथ भी कर रहा हूँ, कि आपको वो चीजें मैं दूं जो अभी जस्ट सामने हैं, ठीक है, ताकि उनकी भी आप तैयारी करते हुए जाएं और बाकी पेपर्स में भी आपका जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन रहे। यानी ऐसा नहीं है कि हम जो है ईपीएफ की तैयारी करते हैं तो हम सिर्फ उसी में ही सिलेक्शन होंगे, ठीक है। सिलेक्शन हमको सब में लेना है। जितने भी पेपर आप देते हुए जाओ, सब में आपका सिलेक्शन होना चाहिए। सबसे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं होता कि मैं इसकी तैयारी करूंगा तो इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और आगे नहीं होगा। सिलेक्शन ऑलवेज गिव्स कॉन्फिडेंस। अभी आप सिर्फ बातें कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे कॉन्फिडेंस उतना नहीं आता जितना जब एक सिलेक्शन की आपके पास मोहर आ जाएगी, या फिर आपको दिल से भी लगेगा कि मेरा इस पेपर में हो रहा है, ठीक है। जब हम पेपर देके निकलते हैं तो सिर्फ एक बंदा होता है जो ये जानता है कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं, वो होते हैं हम खुद, ठीक है। पेपर, कट ऑफ, ये सब चीजें बहुत आगे की हैं, आगे डिस्कशन होंगे, सब कोई यूट्यूब चैनल पे कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन एक बंदा होता है जिसको बाहर निकलते ही पता होता है कि सिलेक्शन हो रहा है या नहीं, वो होते हो आप खुद, ठीक है। तो वो आपको कॉन्फिडेंस देता है और वहां से चीजें उस तरीके से आगे चलती हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो सालों से बैठे हैं और वो बैठे ही रह जाते हैं, ठीक है। पढ़ाई कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, वो बैठे हैं और बैठे ही रह जाते हैं। कुछ लोग आते हैं हवा की तरह और हवा की तरह ही वो सेलेक्ट होते हुए निकल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कैसे होता है? ऐसा ऐसे ही होता है कि आपको एक ऐसा नहीं करना है कि सामने इसकी पढ़ाई कर रहा हूँ इसी में सिलेक्शन लूंगा। जो भी आपके सामने आए, ठीक है, आपको हर किसी पे अपना फुल पंच देते हुए जाना है और आपको सेलेक्ट होते होते जैसे आप जाओगे तो आपका सिलेक्शन सब में होगा। एक ऐसी भी सिचुएशन आनी चाहिए जब आपके पास चूज करने को हो कि मैं किस में जाऊं, आपका सब में सिलेक्शन हो, ठीक है। तो वैसी चीज ऐसा नहीं है कि मतलब मुश्किल है। ये तो आपने सुना ही होगा, जिसका सिलेक्शन एक बार हो जाता है होता जाता है। क्यों? क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि मुझे सेलेक्ट कैसे होना है। और बहुत सारे जो बैठे हैं सालों से वो बैठे ही रह जाते हैं। तो हमको उस कैटेगरी में कभी नहीं आना, ध्यान रखिए, हमको उस कैटेगरी में आना जो हवा की तरह आते हैं और हवा की तरह उड़ा के ले जाते हैं बाकी सबको, ठीक है। तो ये तो हमने बात की कि जिन लोगों के सामने दूसरे पेपर्स हैं। अब अगर जो ऐसे लोग हैं जिनके सामने और कोई पेपर्स नहीं है, तो वो ये ध्यान रखें कि ये जो टाइम है, कोरोना ने जो टाइम दिया है जिससे एक्सटेंड हुआ है पेपर, उससे नुकसान कोई नहीं होने वाला है, ठीक है, फायदा ही उनको होने वाला है। क्योंकि जैसा मैंने आपसे बोला कि बच्चे अब बट जाएंगे। मैक्सिमम लोग जो है इस टाइम में भटक जाते हैं। अब उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। किसी और पेपर की तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी और रीजन से ही भटक जाते हैं, जैसे टाइम मिला तो ही भटक गए, कुछ और ही करने लग गए, कहीं और ही ध्यान लगाने लग गए, ठीक है, तो बच्चे जो है कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। वो भटकने से भी आपको फायदा होगा जो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स है। प्लस जो पीएनबी एफएनबी होते हैं, पीएनबी एफएनबी का मतलब है कि पापा ने बोला, फ्रेंड ने बोला, भाई ने बोला, किसी ने बोला और फॉर्म भर दिया, उनको मैं पीएनबी स्टूडेंट्स बोलता हूँ। तो इस तरह के जो बच्चे हैं जिनको खुद को कुछ नहीं पता है, ठीक है, और वो सिर्फ पापा ने बोला इसलिए फॉर्म भर दिया कि पेपर तो दे के देख, ऐसे भी बच्चे होते हैं। काफी बड़ा इनका नंबर होता है। तो ये तो कभी रेस में थे ही नहीं और ना आगे रहेंगे, ठीक है। इसके साथ में जो और बच्चे थे जो साथ में खिचड़ी बन के चल रहे थे, इसका ही भरा था, उसका ही भरा था, उसका ही भरा था, वो अब उनको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे भी आपको फायदा होगा, क्योंकि जब ये लोग चूज कर लेंगे और अपने पेपर के लिए जाएंगे और जब वापस आएंगे तब तक आपको एक एज मिल चुका होगा, आप काफी आगे निकल चुके होंगे। और अगर आपके पास एक ही पेपर है, ठीक है, तो ये तो डेफिनेट है कि पहले एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर क्या लेवल बढ़ जाता है टाइमिंग बढ़ने से? यूपीएससी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैं आपको बता दूं। एजेंसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एजेंसी को जो पूछना था वही पूछेगी, ठीक है। इससे कट ऑफ को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो वो जानी थी वही जाएगी,
ठीक है। इससे बच्चे नहीं बढ़ने वाले, क्योंकि हमारा जो लेने मतलब फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो तो जनवरी में खत्म हो चुका है, कोई नया वो शुरू होने वाला नहीं है, ठीक है। तो जो बच्चे थे वही रहने वाले हैं, उनमें से लोग भटकते जाएंगे, चूज करते जाएंगे, चाहे वो भटके चाहे अपने दूसरे पेपर्स में जाएं, दोनों ही केस में जो डेडिकेटेड स्टूडेंट है ईपीएफओ का उसको फायदा ही होने वाला है, ठीक है। तो वो इसको एक सुनहरा मौका, उसके पास एक गोल्डन चांस है जिसको वो आसानी से इस पेपर को निकाल सकता है, ठीक है। अगर कोई और पेपर उसके सामने नहीं है और उसको इतना टाइम मिला है तो अभी फिर से स्ट्रेटजी तो उसके लिए भी वही है कि वो अभी स्पेशल सब्जेक्ट्स की बजाय जो और सब्जेक्ट्स है उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर ले इस 4 महीने में कि जब तक डेट आए तब तक उसके पास सिर्फ स्पेशल पेपर्स ही बचे और वो उनको अगले टाइम में ऐसा करके पेपर दे कि उसका तो 100% होना चाहिए, ठीक है। यानी दोनों ही स्थितियों में आपके पास जो है टाइम बहुत ही यूजफुल है, इसको आपको यूज करना है। और मैंने जैसा बोला आपसे फिर से वही बात है कि कभी भी ध्यान रखिए, जिंदगी में उन स्टूडेंट्स में नहीं आना है जो सालों से बैठे हैं और बैठे ही रह जाते हैं, ठीक है। उनमें कभी भी नहीं आना है, आना उन्हीं में है जो आते हैं, भरते हैं पहली बार, हवा की तरह आते हैं और हवा की तरह पास करके निकल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्हें पता होता है, उनको वेट नहीं करना होता। और ये ध्यान रखिए कि आपकी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़ाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने बस इसको जीत लिया और आप जिंदगी में फिर और आगे कुछ नहीं करने वाले हैं। ये तो शुरुआत है, ठीक है। इसके बाद में भी आपको बहुत कुछ बड़े बड़े काम करने हैं जिंदगी में। तो अगर एक ही जगह आप इतना टाइम लगा देंगे और इतना पजल्ड हो जाएंगे तो आगे आपको बहुत कुछ करना है, ठीक है। तो उसके लिए अपने आप को बचा के रखिए और हमेशा उसी में रहिए, बैठने वालों में नहीं, सीधे उड़ा के ले जाने वालों में रहिए। उसके लिए फोकस कीजिए, ठीक है। दोनों ही स्थितियों में गोल्डन चांस है। अगर आपके पास और कोई पेपर है तो उसकी तैयारी कीजिए, ठीक है। उसको करते हुए भी ईपीएफओ आपका निकले, उस तरीके से आपका फोकस रखिए। ऐसा नहीं कि जब आप दूसरे पेपर को क्लियर करके आए तो आप इसको खोदें, उस तरीके से पढ़िए, ठीक है। और जिनके पास सिर्फ ये है उनके पास तो गोल्डन चांस है, उनको तो निकलना ही निकलना है, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में आपके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए गैप। और अगर आपने वास्तव में पढ़ाई की है तो बेनिफिशियल होगा भी, ठीक है। इतना जो है अपने आप से कह के यकीन रखिए, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से जो है हवा की तरह आके उड़ा के ले जाएंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट वालों में ही बनेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।